हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का जो सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड का सेकंड पार्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हुक्स लॉ की। ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आपका इसमें हुक्स लॉ, राइट। तो हुक्स लॉ आपका क्या होता है? तो हुक्स लॉ आपको क्या स्टेट करता है कि लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था आपकी इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो जब तक बॉडी की इलास्टिक लिमिट रीच नहीं होती है तो बॉडी में जितना ज़्यादा बॉडी स्ट्रेन होगी, बॉडी में जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगा, उतने स्ट्रांग उसमें क्या आपके बॉडी में स्ट्रेसेस आपके इंड्यूस होंगे, है ना। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के आपके अंदर अंदर क्या होगा, बॉडी में जितनी ज़्यादा स्ट्रेन होगी, बॉडी में इतने स्ट्रांगली स्ट्रेसेस आपके इंड्यूस होंगे। तो जो बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस हो रहे हैं ना, स्ट्रेसेस जो बॉडी में इंड्यूस हो रहे हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन ए बॉडी। स्ट्रेन इन ए बॉडी दैट इज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई। यहाँ पे अगर मुझे प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करना है तो कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट कैपिटल के मान लेते हैं, पाई। और यहाँ पे जो कैपिटल के है ना, कैपिटल के को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है जी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। ठीक है जी। हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के। कैपिटल के क्या चीज है भाई? व्हाट इज कैपिटल के? व्हाट इज कैपिटल के? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज़ है, डिस्कस कर लेते हैं। तो के हमारे पास में है सिग्मा अपॉन पाई, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो। इफ अगर बॉडी में जो स्ट्रेन है वो 1 हो जाए, वो यूनिटी हो जाए, कितना हो जाए? यूनिटी हो जाए, तो उस केस में बॉडी में जो स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ बॉडी में यूनिटी, जो आपका स्ट्रेन है वो यूनिटी है, बॉडी में जो यूनिट स्ट्रेन इंड्यूस हो रहा है, उस केस में जो बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस होंगे, के इक्वल्स टू स्ट्रेस, है ना। तो आपका जो उस समय बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस होंगे उस समय क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज़ है? दे आर दी इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस इन ए बॉडी, स्ट्रेसेस इन ए बॉडी when there are unit strain, there are unit strain in a body, unit strain in a body। तो बॉडी में अगर यूनिट स्ट्रेन है, उस केस में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा जी, आपके पास जो ये इसकी यूनिट क्या होती है आपको पता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है। स्ट्रेन की तो ऐसा कोई यूनिट होती नहीं है, तो जो भी स्ट्रेस की यूनिट है वही यूनिट किसकी होगी? आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होगी। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट विल बी पास्कल, है ना। और आई कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल किसकी यूनिट है भाई? ये यूनिट है किसकी? आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, मटेरियल, है ना। जो मटेरियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको उस बॉडी का पता है कि भैया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, तो आप एस्टिमेट कर लेंगे कि वो बॉडी कौन सी इलास्टिक है, सॉरी वो आपकी स्टील की बॉडी है, एल्यूमिनियम की है, कॉपर की है, ब्रास की है, या फिर किसी और एलॉय की है ना। तो मतलब अगर आपको इसकी नॉलेज है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर मटेरियल। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने आई होप कि रिवीजन कर लिया हो जो प्रीवियस जो चीज़ें थी, है ना। क्योंकि अगर आप पिछला जो इसमें कल जो पार्ट 1 था जो हमने डिस्कस किया था, उसको अगर आप नहीं रिवाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी चीज़ें आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आप लोग एक बार आगे बढ़ने से पहले जो प्रीवियस वीडियो है हमारा उसको एक बार प्लीज़ वॉच कर लीजिए, ताकि आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी ना आए चीज़ों को समझने में, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके पास है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसको जरा समझ लीजिए क्या है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है जी, ये आपका किसी बॉडी में आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, किसी बॉडी में आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उस डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या होगा, बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है ना, बॉडी में स्ट्रेन भी हो रहा है, बॉडी में स्ट्रेस भी इंड्यूस हो रहा है। तो कितना स्ट्रेन बॉडी में इंड्यूस हो रहा है उस बॉडी में, और कितना आप स्ट्रेस आपका इंड्यूस हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो कर्व है, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में स्ट्रेस एक्सिस है, स्ट्रेस मतलब सिग्मा, और ये हमारे पास में क्या है, स्ट्रेन एक्सिस है, स्ट्रेन मतलब पाई, राइट। तो इसके बीच में हमें ग्राफ खींचना है, खींच लेते हैं। तो जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमारा कुछ ऐसा होगा। तो आपको बताया दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। हुक्स लॉ क्या बोलता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर अगर आपकी इलास्टिक लिमिट अटेन नहीं हुई है, मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस बॉडी में इंड्यूस नहीं हुए हैं, बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन ऐसा इंड्यूस करते हैं, बॉडी डिफॉर्म होनी शुरू नहीं हुई है, तब जो अब उसमें जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस जो बॉडी में इंड्यूस होता है उसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं हम लोग, या था मैक्सिमम स्ट्रेस। तो आपको बताया विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शन में होते हैं, हुक्स लॉ है ना, स्ट्रेस इज इन प्रोपोर्शन विद दी स्ट्रेन, हुक्स लॉ के अंदर। तो बॉडी में जितना स्ट्रेन होगा उतना बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, कब तक, जब तक कि आपकी इलास्टिक लिमिट अचीव नहीं होती। आफ्टर दैट लिमिट एक मैक्सिमम आपका बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस हो गया, सिग्मा मैक्सिमम इंड्यूस हो गया आपकी बॉडी में, है ना। आफ्टर दैट क्या होगा, बॉडी में डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, ये पॉइंट ओ है, बॉडी में डिफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, है ना। आफ्टर दैट बॉडी में ये होगा और अल्टीमेटली बॉडी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट लास्ट में ई है। तो आपने देखा ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक, ए क्या है, ओ से ए तक क्या है हमारे पास में, इलास्टिक लिमिट है ना। ओ से ए क्या है हमारे पास में, ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक आपका हुक्स लॉ, आपका कोई बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा बॉडी में। अगर आप एक्सटर्नल बाहर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगा रहे हैं बॉडी में हटा देंगे, है ना, तो बॉडी में स्ट्रेसेस भी वापस जीरो हो जाएंगे, बॉडी इसी पाथ को फॉलो करके वापस यहाँ पे आ जाएगी, है ना। बॉडी में स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा, स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। बट अगर आप बियॉन्ड ए कोई बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उस केस में बॉडी में डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का डिफॉर्मेशन, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डिफॉर्मेशन होना बॉडी में शुरू हो जाएगा। और पर बॉडी अभी भी क्या, हुक्स लॉ को फॉलो करेगी। तो हुक्स लॉ कहाँ से फॉलो होता है, अप टू पॉइंट बी तक फॉलो होता है। हालांकि बॉडी में हल्का सा डिफॉर्मेशन होता है, बट अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव कर देंगे तो बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आया भी था वो आपका जीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा अप टू पॉइंट बी। तो पॉइंट बी तक बॉडी में जो स्ट्रेसेस आपके इंड्यूस हो रहे हैं, है ना, ये पॉइंट बी आपका, ठीक है, पॉइंट बी तक आपका हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो ओ से लेकर बी तक का जो वो है उससे बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शन में होता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट। ठीक है जी। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपका हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। अगर आप उसके बाद भी बी के बियॉन्ड भी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो अब जो बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। मतलब अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दूं तभी बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाएगी, उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी। कब, अगर मैं पॉइंट बी के बियॉन्ड इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूं तो, समझ गए। तो पॉइंट बी के बियॉन्ड क्या हो जाएगा, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन बॉडी में रह जाएगी। उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग, उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को बोलते हैं परमानेंट सेट। तो ये जो परमानेंट स्ट्रेन है ना, ओ डैश स्ट्रेन एक्सिस में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, तो उसको बोलेंगे हम लोग परमानेंट सेट। क्या बोलेंगे, परमानेंट सेट। अगर पॉइंट बी के बियॉन्ड आप गए और आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, तो बॉडी ये वाला पाथ बी ए ओ ये वाला पाथ फॉलो करके नीचे आने के बजाय कौन सा पाथ फॉलो करेगी, बी से ये वाला पाथ फॉलो करेगी, और बॉडी में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन ओ डैश रह जाएगी, उसे बोलते हैं परमानेंट सेट। समझ गए ना। अगर आपने पॉइंट उसके बाद भी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद नहीं करा, तो उसमें क्या हो जाएंगे, क्योंकि आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो बॉडी में, तो बॉडी अपने अंदर स्ट्रेस इंड्यूस कर रही है उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए। आप बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, बॉडी अपने अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस कर रही है। पॉइंट सी के बाद बॉडी में जो स्ट्रेसेस है एकदम से ड्रॉप हो जाएंगे, एकदम से क्या हो जाएंगे, बॉडी स्ट्रेस
बॉडी अपने अंदर स्ट्रेस करना, अपोज करना एकदम से बंद कर देगी, मतलब बॉडी ने हार मान ली, भैया चलो फैल जाओ, है ना। तो कहने मतलब क्या, पॉइंट बी के बाद बॉडी में स्ट्रेसेस एकदम डाउन हो गए, और पॉइंट डी के बाद तो एकदम से स्ट्रेसेस जो अभी सी से डी तक क्या हो रहा था, सी से डी तक स्ट्रेसेस एकदम से ड्रॉप हो रहे हैं, है ना। तो सी के पॉइंट बियॉन्ड पॉइंट सी बॉडी के नेचर में सडन चेंज आ रहा है, सडन चेंज आ रहा है, इसी सडन चेंज को बोलते हैं यील्डिंग। क्या बोलते हैं, यील्डिंग, समझ रहे हो। तो बॉडी का जो स्ट्रेस वो सडनली क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो दैट्स वाई पॉइंट सी को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। यील्डिंग का मतलब होता है बॉडी के नेचर में सडन चेंज आ गया आपका, है ना, अपर यील्डिंग, अपर यील्डिंग पॉइंट। और जो डी होता है, डी क्या है, लोअर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट। तो पॉइंट डी से पहले क्या हो रहा था भाई, पॉइंट डी से पहले से तक आपके स्ट्रेसेस एकदम से ड्रॉप हो रहे थे, पॉइंट डी के बाद स्ट्रेसेस क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, स्ट्रेसेस क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो अगेन पॉइंट डी के बाद तो स्ट्रेसेस की, पॉइंट डी पर स्ट्रेस की वैल्यू पहली बार मिनिमम हो गई, और दूसरी बात पॉइंट डी से पहले तो स्ट्रेसेस ड्रॉप हो रहे थे, और पॉइंट डी के बाद स्ट्रेसेस कांस्टेंट हो गए। तो मतलब स्ट्रेसेस के नेचर में सडन से चेंज आया, सडन चेंज आ गया, पहले वो ड्रॉप हो रहा था लगा था, एकदम से कांस्टेंट हो गए। और तीसरी बात क्या हो रही है पॉइंट डी के बाद, कि बॉडी एकदम से स्ट्रेन हो रही है, बॉडी एकदम से क्या हो रही है, देखो स्ट्रेन एक्सिस में, स्ट्रेन एक्सिस के पैरेलल बॉडी एकदम से स्ट्रेन हो रही है। तो पॉइंट डी पे तीन चीजें हो रही हैं, पहली बात तो स्ट्रेस मिनिमम हो गया, स्ट्रेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मिनिमम है, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या हो रही है, स्ट्रेसेस के नेचर में सडन चेंज हो रहा है, डी से पहले तो स्ट्रेस आपके ड्रॉप हो रहे थे लगातार, पॉइंट डी के बाद स्ट्रेस एकदम तो कांस्टेंट हो गए। और तीसरी चीज क्या हो रही है, बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रही है, पॉइंट डी के बाद बॉडी स्ट्रेन हो रही है, स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं हो रहे हैं, कांस्टेंट हो गए हैं, बट बॉडी बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो गई है, समझ रहे हो। तो डी क्या है, इसे बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट, समझ गए ना। और जब आपने देखा होगा बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ जाता है, बॉडी बहुत ज़्यादा लंबी खींच जाती है, तो लास्ट मोमेंट उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है। आप बॉडी को इजीली डिफॉर्म तो कर दो, खींच तो दोगे, बट उसको लास्ट में तोड़ने की बात आती है तो उसको टूटती नहीं है, जो पतली सी हो जाती है बॉडी, है ना, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि जब बॉडी जस्ट टूटने वाली होती है तो वो अपने अंदर स्ट्रेस को एकदम से बढ़ा लेती है, अपने अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्सेज है उनको एकदम से बढ़ा देती है, इतना बढ़ा देती है कि वो आपके इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा इंड्यूस हो जाता है, ई। तो ई क्या है, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग लिमिट, इसको है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या है, ई बी, ये ई बी है। ई बी क्या चीज़ है भाई, ई बी को बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, है ना। और ई को बोलते हैं हम लोग, ई क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे कि बॉडी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, बट टूटने से पहले बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस हो जाते हैं कि आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा बॉडी को ब्रेक करने के लिए। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आप देख रहे हो बच्चों, ये आपका इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट से भी ज़्यादा है, से भी ऊपर है, समझ गए ना। तो लास्ट में याद है ना, मैक्सिमम, इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल। इसी को ईबी को हम लोग, जो आपका ये है ईबी जो है ना, जो इसमें स्ट्रेसेस यहाँ पे इंड्यूस हो रहे हैं, सिग्मा बी, ये सिग्मा बी बोलूँगा, क्या वो सिग्मा बी, ये क्या है, इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस, या इसको हम बॉडी की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आप बोलते हैं, है ना। तो मतलब जब टूटने से पहले आप बॉडी कितना मैक्सिमम स्ट्रेस अपने अंदर इंड्यूस करती है, वो क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है बॉडी की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा पॉइंट, आप किसी बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हो, उसमें डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तो अप टू पॉइंट ए को तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, ए से बी तक बॉडी में डिफॉर्मेशन तो आता है, बट बॉडी हुक्स लॉ को भी फॉलो करती है ना, हुक्स लॉ को फॉलो करना नहीं छोड़ती। और बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आते भी हैं अप टू पॉइंट बी, अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दो तो वो डिफॉर्मेशन जीरो हो जाएंगे, है ना, बॉडी अपना पाथ फॉलो करके वापस यहीं पे आ जाएगी, मतलब स्ट्रेस भी जीरो हो गए बॉडी में और स्ट्रेन भी जीरो हो गए, अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दो अप टू पॉइंट बी। बट अगर आप पॉइंट बी के बियॉन्ड भी बॉडी को खींचना शुरू करते हैं तब दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। एक टाइम के बाद बॉडी हार मान जाएगी, जो अपनी बॉडी रजिस्ट कर रही थी वो रजिस्टेंस छोड़ देगी, तो स्ट्रेसेस एकदम से ड्रॉप हो जाएंगे, बॉडी एकदम से सडनली आपकी वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, बॉडी डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, समझ गए ना, और अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगी। तो आपने देखा इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद और टूटने से पहले बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रही है, स्ट्रेन एक्सिस में देखो ना, बॉडी यहाँ इलास्टिक लिमिट के खत्म होने और
टूटने से पहले तक आपकी बॉडी क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रही है। तो सॉलिड्स जनरली ब्रेक होने से पहले बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होते हैं, है ना। जो लोहा है, लोहा को भी आप देखना, अगर आप खींचोगे, खींच सको तो आप, अदरवाइज जो मशीन्स होती है, आपने यूट्यूब में वीडियोस वगैरह चेक करना एक बार, उसमें भी वो आपने देखा होगा कि लोहे का नीचे वो होता है, एंगल होता है, एंगल के ऊपर प्रेशर मशीन से प्रेस करता है, किससे करता है, प्रेस करता है। तो क्या वो फूट जाता है क्या वो लोहे का वो एंगल? नहीं, वो पिचक जाता है, ऐसा पिचक जाता है, रबड़ की तरफ पिचक जाता है वो, समझ गए ना। तो वो टूटने पहले लोहा हो गया, कोई सा भी मटेरियल हो गया, अगर वो ब्रिटल सॉलिड नहीं है तो मेनली जो सॉलिड्स होते हैं वो एकदम से नहीं टूटते, वो पहले डिफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं वो? डिफॉर्म होते हैं, समझ गए ना। तो वो ये जो ए से ई तक की यात्रा है, ये उसी डिफॉर्मेशन को शो कर रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको क्या शो करता है, ठीक है जी। तो ये जो कर्व था, ये था माइल्ड स्टील के लिए। किसका था ये? फॉर माइल्ड स्टील, फॉर माइल्ड स्टील के लिए। अब आप बोलोगे क्या सभी सॉलिड सर ऐसे ही डिफॉर्म होते हैं क्या? मैं कहा नहीं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो भैया एकदम से टूट जाते हैं, झटके से टूट जाते हैं। ब्रिटल सॉलिड्स हो गए, जैसे ग्रेनाइट हो गया, वो भी तो सॉलिड है, वो भी एकदम से क्या झटके से टूट जाएगा, वो डिफॉर्म नहीं होता भाई, समझ गए ना। तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन नोट कर लिया, कर लिया, कर लो कर लो। हाँ, 3 ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोलते हैं और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम लोग किसी ब्रिटल सॉलिड का कैसे बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक। ब्रिटल सॉलिड का एनडीए में अगर क्वेश्चन बन सकता है तो मेरे ख्याल से आपका ग्राफ बेस्ड ही बनेगा वो क्वेश्चन, है ना। तो ऐसा कुछ वो, अब देखते हैं फॉर ब्रिटल सॉलिड्स। तो ब्रिटल सॉलिड्स के लिए कैसा बनेगा देखते हैं। फॉर ब्रिटल सॉलिड्स, ब्रिटल सॉलिड्स, ब्रिटल सॉलिड्स के लिए जो बनता है, कैसा बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये आपके पास में कौन सी एक्सिस है? स्ट्रेस वाली एक्सिस है, ये स्ट्रेन वाली एक्सिस है, ठीक है जी। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, राइट। और इसका जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है? बस टूट गई बॉडी पॉइंट ई पे। इसमें क्या होता है भैया, इलास्टिक लिमिट खत्म, पैसा हजम, ए बी और खत्म ई, ई पे आके बॉडी ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट खत्म होने और टूटने, ई क्या चीज़ है? ये है ब्रेकिंग पॉइंट। क्या ये? ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है जी। ए क्या चीज़ है? ए तो आगे उसमें पता ही आपको क्या है, ओ से ए तक, ओ से ए तक क्या है? इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट खत्म हुई और वो सीधा टूट जाएगी, उसका इलास्टिक लिमिट खत्म होने और डिफॉर्म नहीं होती, वो डिफॉर्म नहीं होता ब्रिटल सॉलिड, समझ गए। पॉइंट ई, ठीक है जी। इसलिए इलास्टिक लिमिट खत्म, पैसा हजम, टूट जाओ, ठीक है। तो ये किसकी कहानी है? ब्रिटल की। हाँ भाई समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, उसमें बाहर से फोर्स लगा रहे हो, तो आप उसमें वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ताकत लगा रहे हो ना आप, तो मतलब आप कुछ वर्क कर रहे हो। तो वो वर्क उस वायर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? उसकी स्ट्रेच्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्ट्रेच्ड एनर्जी। तो आप उसको खींचने की कोशिश करो, भैया आप ना काम कर रहे हो, आप खींचते खींचते थक गए, है ना, पसीना आ गया आपके, आप खींच रहे हो, आप स्प्रिंग है कुछ भी मान लो, कोई वायर है उसको खींच रहे हो, है ना। डिफॉर्म करने में कुछ तो आपने वर्क किया होगा। तो जो भी आपने वर्क किया उसको डिफॉर्म करने में, तो वो उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? उसकी स्ट्रेच्ड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पर ज़्यादा स्ट्रेच मत कर देना, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी सारी एनर्जी लूज हो जाएगी एकदम से, समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या, विद इन इलास्टिक लिमिट या विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, अगर आप किसी बॉडी को खींच रहे हो तो आप उसमें कुछ वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कुछ वर्क कर रहे हो, है ना, खींचने में। तो दैट वर्क जो आप कर रहे हो उसके ऊपर, वो उसके अंदर उसकी स्ट्रेच्ड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है स्ट्रेच्ड
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है जी, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी लिखो इसमें, केवल पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो उसको यू से शो करेंगे हम लोग, किससे शो करेंगे हम लोग, यू से, कैपिटल यू। ठीक है जी, तो ये क्या होता है भाई, कैपिटल यू क्या होता है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एन एक्सटर्नल एजेंट in order to deform the string within elastic limit, within proportional limit कह सकते हैं आप, proportional limit, समझ रहे हो, proportional limit के अंदर उसको स्ट्रेच करने में आपने कितना वर्क किया है। तो जो ये वर्क डन आता है ना, ये आता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का वॉल्यूम कितना था, है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, ओरिजिनल, डिफॉर्म होने से पहले जो वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है भाई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी आती है, इसको दिमाग में रखेंगे आप। ठीक, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम, तीनों का मल्टीप्लाई है ना। एक आती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितना होता है भाई, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है। ठीक है जी, वो इसको शो करते हैं स्मॉल यू से, शो करते हैं हम लोग स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू क्या होता है भैया, सिंपली कुछ नहीं होता, स्मॉल यू ये होता है कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर, समझ गए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो स्मॉल यू कितना आ जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, है ना भाई, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला आपका आ जाएगा, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ऐसा यूनिट जूल होती है तो एनर्जी, ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या होती है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ये एनर्जी है जिसकी जूल होती है, क्या होती है, जूल। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करते हैं, हमने डिस्कस किया था हुक्स लॉ में, क्या डिस्कस किया था, आपका हुक्स लॉ में आ रहा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है जी, तो 3 मॉडुलस होते हैं, पहला होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है हमारे पास में, ठीक है जी, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इसको शो करते हैं कैपिटल बी से, और तीसरा होता है हमारे पास में क्या, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ठीक, तो हम बात करते हैं पहले यंग्स मॉडुलस की। यंग्स मॉडुलस क्या होता है भाई, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, गामा, गामा जो होता है वो होता है कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस, बताया था ना टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेस था, बल्क सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था, शियर स्ट्रेस था, 3 प्रकार के स्ट्रेस थे। तो उनमें से नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, याद है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे गामा बोलते हैं, समझ रहे हो। ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, पास्कल, बताया था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है ना। तो गामा भी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस है, तो इस चीज से ऐसा यूनिट भी क्या होगी, पास्कल होगी, समझ गए।
तो यंग्स मॉडुलस इज समथिंग रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है? अगर बॉडी में आप ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, किसी बॉडी में ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो जो बॉडी की लेंथ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, किसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है? लेंथ को, तब जो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशो होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो ही तो होता है मॉडुलस, समझ गए ना। फिर दूसरा हमारे पास में आता है बल्क मॉडुलस। क्या आता है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस एनी गैसिंग भाई क्या होगा? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस कैपिटल बी क्या होता है? ये होता है बॉडी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ना। बॉडी के वॉल्यूम में अगर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तब बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस बोलते हैं। अगेन इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? पास्कल। इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी? पास्कल। ऐसा यूनिट क्या होगी भाई इसकी? पास्कल। ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास में आता है तीसरा क्या? शियर मॉडुलस। क्या आता है? शियर मॉडुलस। ये क्या चेंज करते हैं? अच्छा, शियर फोर्सेस, शियर डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या चेंज करते हैं? शेप को कि साइज को? शेप को चेंज करते हैं। और जबकि आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस और क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बॉडी के साइज को चेंज करते हैं, बॉडी के साइज को चेंज करते हैं। तो शियर मॉडुलस को कैपिटल के से शो करते हैं हम लोग। कैपिटल के कितना हो जाएगा? ये शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शियर मॉडुलस बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगी भाई इसकी? इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी? पास्कल होगी। समझ में आया इतना? तो बच्चों ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एनडीए में नहीं बनते हैं। जो हल्के फुल्के क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेशन बेस्ड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जो आपको मैंने कर्व आपको बताया, कर्व होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसमें से एक आध कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो ठीक है ना। तो इस चैप्टर का आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, समझ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्किप करना है, हल्का फुल्का पढ़ लें तो आपका हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।